मैं आपको मैथ्स के बहुत ही शानदार चैप्टर में ले चलता हूँ। चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रल। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। मैं ये कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 12th मैथ्स की रीड है, वो हार्ट है, वो सबसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है 9 चैप्टर इंटीग्रल। और इंटीग्रल आने से पहले आपको हर तरह के उल्टे सीधे छोटे बड़े ये आसान और मतलब हार्ड सरल, मतलब कैसे भी जिस तरह के भी होते हैं वो सारे आपको अवकलन आने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। जिस बच्चे को डिफ्रेंशिएशन हर तरह से आ रहा है उसको इंटीग्रल अच्छी तरह से आएगा, ये डेफिनेट है। यानी इंटीग्रल से पहले डिफ्रेंशिएशन आना जरूरी है। सर इसका क्या मीनिंग है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट वर्क हम इंटीग्रल में करेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि हिंदी भाषा में कहें कि अवकलन और इंटीग्रल होता है प्रति अवकलन। यानी अवकलज यानी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, और इंटीग्रल होता है प्रति अवकलज। जैसे लोग और एंटी लोग होता है ना, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव काम करता है, लोग और एंटी लोग। यानी आप लोग लोगे तो जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लोग लेने पर वापस आपने किसका लोग लिया था वो मालूम हो जाती है। उसी तरह है, एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि आप किसी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करते हो और उस अवकलज का यदि इंटीग्रल करोगे तो वो फलन वापस प्राप्त हो जाएगा जिसका आपने अवकलन किया था। आइए देखिए एक बार, एक फंक्शन है मेरे पास f(x) इज इक्वल 7x क्यूब माइनस 40 माइनस 6x है। इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं विच इज 21x स्क्वायर माइनस 6। आर यू श्योर 100%? यानी ये डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो डेरिवेटिव होता है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एनी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, whereas integral is the process to find out the anti-derivative of given values। जो वैल्यूज होती है वो जो डेरिवेटिव आया है वो किसका आया है, कौन से फंक्शन का आया, वो फंक्शन यदि पता करना है तो उस डेरिवेटिव का हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, यानी एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस करनी पड़ेगी, प्रति अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। इंटीग्रल है, प्रति अवकलज को ही इंटीग्रल कहते हैं, समाकलन कहते हैं, यानी एंटी डेरिवेटिव ही समाकलन है। यानी हम ये कहते हैं कि जो अवकलन में जो प्रोसेस होती है उसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे तो समाकलन हो जाएगा। अवकलन में किसी फलन की घात रिड्यूस होती है, किसी फंक्शन की पावर रिड्यूस होती है, कम होती है, घटती है, समझ गए। और समाकलन करेंगे तो किसी फलन की घात बढ़ेगी। उल्टा हो रहा है, अवकलन करेंगे किसी फलन की घात में कमी आएगी और समाकलन करेंगे तो किसी फलन की घात में वृद्धि होगी। यानी साफ साफ है, अवकलन करेंगे तो किसी भी फलन की घात वो गुणा में आ जाती है, समाकलन करेंगे तो किसी भी फलन की घात है वो जो है वो भाग में चली जाती है। यानी जस्ट अपोजिट वर्क है। एक सवाल मैंने एग्जांपल लिया है उसको मैं पूरा करता हूं। ये मैंने अवकलन किया, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। ओके, इसका मैं इंटीग्रल करता हूं। इन प्रत्येक इंटीग्रल को i से डिनोट करते हैं। इंटीग्रल मींस i से डिनोट करते हैं। r इज इक्वल, ये आ गया इंटीग्रल का साइन हो गया, 21x स्क्वायर है माइनस 6 का हमें इंटीग्रल करना है। जैसे हम कहते हैं कि अवकलन किसी एक राशि के सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा जब हम वहां कहते हैं तो यहां पर भी इंटीग्रल भी किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। तो मैं यहां x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहा हूं। x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरा फंक्शन ही x के टर्म में डिफाइन है, x के टर्म में है तो मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लूंगा। यदि y के टर्म में डिफाइन होता है तो मैं y के साथ ही इसका, y के रेस्पेक्ट में ही इसका मैं इंटीग्रल पता करता। जिस टर्म में, जिस वेरिएबल में पूरा टर्म डिफाइन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल पता किया जाता है। आइए मैं इंटीग्रल लेता हूं
तो इंटीग्रल प्रोसेस में क्या होता है जरा सुनिए, आप प्रत्येक टर्म को, प्रत्येक पद को यदि सेपरेट लिख लें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहां कुछ नहीं है, इट मींस क्या है, यहां पर एक है, समझ लें आप, कुछ नहीं है मतलब क्या, यहां पर एक तो है ही है। अब इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, जो गुणांक होता है, गुणा में लिखा गया अंक, गुणांक है, गुणा में लिखा गया अंक, अवकलन हो या समाकलन हो, जो गुणांक होता है उसका न अवकलन होता है न समाकलन होता है, वो अपनी जगह एज इट पड़ा रहता है। तो 21 पड़ा अपनी जगह। मैंने आपको भी बताया उसके अनुसार जब अवकलन करते हैं तो पावर रेड्यूस होती है, समाकलन में पावर इंक्रीज होती, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी सुनना, कि अपन अवकलन करते हैं तो घात को गुणा में लाकर एक कम कर देते, घात में से, घात जितनी उसको गुणा में ले आते, 5 घात है तो 5 उसके गुणा में पहले लिख देंगे और 5 में से एक कम कर देंगे, 4 हो जाएगा। पर समाकलन में उल्टा होता है, तो जस्ट उल्टा सुनना मेरी बात। हमने क्या किया, गुणा में लिखने के बाद एक घटाया, और वहां क्या होता है, पहले एक जोड़ेंगे, घटाया का उल्टा जोड़ेंगे, और क्या किया, गुणा में लिखा, अब क्या लिखेंगे भागे में। समाकलन में क्या होता है, जितनी पावर फंक्शन पे गिवन है उसमें पहले एक जोड़ेंगे, जोड़ने पर जितनी बनती है उस पूरी वैल्यू को भाग में लिखेंगे। तो यहां पर x पे पावर 2 थी, इसमें एक प्लस करूंगा, x क्यूब हो जाएगी, और जोड़ने पे 3 बनी तो उसको भाग में लिख दूंगा। ये 6 गुणांक है। एक क्या है, एक किसका अवकलज होता है, x का अवकलज होता है। यदि आप x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक है वो x का अवकलज है, यदि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक है वो y का अवकलज है, आप थीटा के रेस्पेक्ट में यदि अवकलन कर रहे हैं तो एक है वो थीटा का अवकलज है। आप जिस राशि के, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, एक उसी का अवकलज होता है। तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में काम चल रहा है, इट मींस यहां एक है, तो इंटीग्रल करूंगा तब यहां x आ जाएगा, क्योंकि यहां इसका मीनिंग समझना, ये एक क्या है, डेरिवेटिव है, अवकलज है, और हमें क्या पता करना है कि अवकलज किसका है वो पता करना है। तो आप पहले सोचो, एक अवकलज किसका होता है, x का होता है, तो यहां क्या आया, x और प्लस c। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, इसलिए इनमें कांस्टेंट c लगाया। सर क्यों, यानी ये हमारा सवाल था, ये पढ़ा, ये लो 7x क्यूब माइनस 6, सर यहाँ प्लस c तो था ही नहीं ना, अरे c क्यों, यहाँ 100 लिख दे, 1000 लिख दे, 50 लाख लिख दे, 1 करोड़ लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अवकलन करेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहां पर कुछ था या नहीं था वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि होता तो भी तो 0 होता ना, यदि यहाँ 100 होता तो भी ये डेरिवेटिव आता, 50 लाख होता तो भी ये डेरिवेटिव आता, तो हम उल्टा चलेंगे तो हमें क्या पता है कितना था, तो कुछ ना कुछ था, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, था तो जो वैल्यू है उसको अपन सी मान लेंगे, पर एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते यहाँ कितना था। एग्जैक्ट पता तो हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तब ही पता कर सकते हैं। अभी हम जो 10.11 पढ़ेंगे तब जाकर हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अभी हम जो 10th चैप्टर पढ़ेंगे, 10th चैप्टर जो पढ़ेंगे, 10th है, 11th में भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, उसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल की तरह ही काम होता है। तो 10th चैप्टर में हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, 9th में सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो उन प्रत्येक इंटीग्रल के लास्ट में प्लस c एक कांस्टेंट के रूप में जरूर लिखा जाता है। तो इतनी बात हुई, मैं आपको समझा रहा था कि इंटीग्रल, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होती है, यानी आपने जिसका अवकल न किया है, यानी ये जो अवकलज जो आया वो किसका अवकलज है वो उल्टा वापस फाइंड आउट करना है, इस प्रोसेस को इंटीग्रल कहा जाता है। तो आज हमारा चैप्टर 9 चल रहा है और इंटीग्रल, ओके। मैं पहले आपको बता दूं, इसके जितने भी सूत्र हैं जो ही हम 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं सारे लिखे हुए पड़े। एक फॉर्मेलिटी बतौर यदि मैं यहाँ लिखूं तो आज का पूरा लेसन इसी में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई इसका सेंस नहीं निकलना है, याद आपको करना है, यहाँ से लिखकर उतारोगे या अपनी बुक से उतारो, कोई दिक्कत नहीं, सारे सूत्र लिखे पड़े,
एक तरफ अवकलज के सूत्र है, एक तरफ समाकलन के सूत्र हैं, दोनों में कंपेयर करते हुए याद करना है, क्योंकि दोनों एक साथ यूज होंगे पूरे चैप्टर में। यानी जहां जिस फंक्शन का आप समाकलन करोगे उसमें कम से कम 1 या 2 बार अवकलन करना जरूर से आएगा। तो आपको अवकलन तो आना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये सूत्र सारे याद होने चाहिए। बार बार मैं बोर्ड पे लिखूं उससे भी कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए किताब में लिखे पढ़ें। आप अपनी फिर नोट में उतारेंगे, 5 बार 10 बार उनकी रीडिंग लगाएंगे, आपको याद करेंगे और फिर आप सवाल सोल्व करेंगे। मैं आपको चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं सूत्र लिखकर बता सकता हूं। आइए, जस्ट उल्टे काम है। आप जैसे साइन का अवकलन करते हो तो कोस आता है, ठीक है। अब यहां ये डी उधर चला जाएगा, यहां बनेगा साइन एक्स प्लस सी जरूर आएगा, इंटीग्रल लगेगा और कोस एक्स होगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब ये तो क्या था, अवकलन, ये तो था अवकलन, ठीक है। और ये है समाकलन। ओके, दूसरा देखना, जैसे हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का आप जब डेरिवेटिव लेते हो तो माइनस साइन एक्स आता है, बस इसको लिखते हो इधर कोस एक्स प्लस सी, माइनस लगाओ और साइन एक्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों और इंटू में डी एक्स, ये चला जाएगा। एंटी डेरिवेटिव है तो जैसे लोग होता है तो एंटी लोग लेते ही लोग का निशान हट जाता है, डी मतलब डेरिवेटिव है, तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो डी वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो कहां चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते थे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल 1/1 प्लस एक्स, बस कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी लगा दो, इधर इंटीग्रल लगा दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, सारे समाकलन के सूत्र है, अवकलन के सूत्र है, समाकलन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फिक्स है, e की पावर x का आप चाहे इंटीग्रल करें और चाहे डिफरेंशिएशन करें वो खुद ही होता है, जैसे लोग है, लोग x का आपने डेरिवेटिव लिया, समझ रहे हो, तो आपने 1/x लिख दिया, उल्टा कर दो इसको, log x प्लस सी इंटीग्रल 1/x इंटू डी हियर। ओके, क्या दिक्कत आ रही है, हटा दो इनको, देख ले गौर से। और 9.1 में हम चलते हैं। नाइन पॉइंट वन के सारे सवाल आप कर सकते हो, मैं कुछ सवाल आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रल में मेन क्या है वो सुन लो आराम से। इंटीग्रल में हमेशा स्टूडेंट की, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रल हो, हमेशा स्टूडेंट की ही मेहनत काम में आती है। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि कैसे छोटा होगा, कैसे इजी होगा, कैसे सरल होगा, कैसे जल्दी होगा, या इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, या इसको अपन कैसे हैंडल करें कि कम टाइम में अच्छा रिजल्ट अपने को मिल जाए। बट ये सुन लेना आराम से, फिर से बता रहा हूँ मैं, 7th 8th 9th 10th 11th और 12th ये 6 चैप्टर हैं, वो स्टूडेंट की मेहनत पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ डाउट्स आप सोल्व करोगे, जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ प्रैक्टिस ही मायना रखती है और इसमें कोई रोल नहीं है। आइए मैं बढ़ता हूँ आगे, और हमें पहले सवाल में हमारे पास 4 पढ़े और चारों में ये दिया गया है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं, करते, फर्स्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट लेता हूं 3 और रूट के अंदर x की पावर 3 है। मैं इसका अवकलन करने, समाकलन करने के लिए इसको आई में डालता हूँ, इंटीग्रल का साइन लगाता हूँ, 3 पढ़ा है और इसको मेरे अकॉर्डिंग लिखता हूँ, 3/2 पावर।
ये रूट का मतलब हाफ पावर 1/2, ये दोनों पावर गुणा हो जाएगी 1/2 तो 3/2 हो जाएगी और x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल होगा। आई पढ़ा मैंने कहा गुणांक का ना तो अवकलन होता है ना समाकलन होता है, इसको बाहर रख दो और बाकी फंक्शन जो पढ़ा उसको पढ़ा रहने दो इनटू dx है। ये भी मैंने बोला था कि समाकलन करते वक्त जितनी पावर है उस पावर में एक ऐड हो जाया करता है और ऐड होने पे जो बना वो भाग में आ जाया करता है, प्लस सी आना ही है। तो i इज इक्वल ये 3 हो गया, ये एक और आधा 1.5 है, 1.5 और 1 2.5 हो गया और 2.5 को 5/2 लिखते हैं, 2 चला जाएगा ऊपर और x की पावर यहां पर हो गई 2.5 यानी 5/2 प्लस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहो तो i इज इक्वल 6/5 हो गया और x की पावर 5/2 हो गई प्लस सी आ गई। देख लीजिए गौर से, ये है इंटीग्रल। ऐसे ही मैं इसके और सवाल भी चर्चा करूँ तो आराम से हो जाएंगे, आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आप चाहो तो इसका जो फोर्थ है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका फोर्थ इसी का फोर्थ है वो है मैं पहले डाउट क्या वो बता दूं आपको। डाउट है a⁻² log x, बहुत बढ़िया डाउट। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं, इसको मैं a log x² भी लिख सकता हूं क्योंकि आपको पता है log लगाने पर पावर गुणा में आ जाया करती है। इसको ऐसा लिखूंगा ऐसा लिखूं एक ही बात। फिर एक बात और सुनना कि a की पावर log x है उसको डायरेक्ट x² लिखते हैं, इसका वैल्यू x² होता है। यहां चाहो तो लिख दूं मैं कि a की पावर log x जो भी होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर। समझ में आ गया? तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x² के बराबर होगा। अब इसका जब आप इंटीग्रल करेंगे तो मुझे बताने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, इंटू dx x² का इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर 3, एक पावर बढ़ जाती है, बढ़ने पर जितनी बनी वो संख्या घात में चली जाती है, सॉरी भाग में चली जाती है। तो x³ 3 प्लस c इसका इंटीग्रल हो गया। देखा होगा आपने, आराम से देख लो। और भी कोई डाउट हो, 4 थे 2 मैंने बता दी, 2 आप कर लेना। फिर भी 2 दिक्कत हो तो मुझे कॉल जरूर करें। नेक्स्ट ये फर्स्ट के 4 थे, मैं सेकंड लेता हूं, कुछ सेलेक्टेड सवाल आपको बताता हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो है सेकंड, आई जरूर लिखी, आई लिखना अनिवार्य, सुन लें, ध्यान रखें इस बात के लिए। ये लिखा 5 cos x माइनस 3 sin x फिर प्लस 2 cos² x इंटू dx। ये हमारा सवाल है। इसको मैं एक स्टेप तो थोड़ा सोल्व करने में लगा दूंगा। मैं पहले सबको सेपरेट कर लेता हूं। मैं आपको बता दूं, याद रखें इंटीग्रल करते वक्त प्रत्येक पद को अलग अलग सेपरेट कर लेना चाहिए ताकि इजी हो जाएगा काम। तो पहले इसको हल करता हूं। इसकी गुणा में 5 पड़ा है, मैंने कहा 5 का तो ये गुणांक का तो अवकलन समाकलन होता है नहीं, तो इनको पहले ही बाहर रख दो ना ताकि आधा काम तो यही हो जाए। ये 3 बाहर आ जाएगा और sin x रह जाएगा इंटू dx तो लगाना है सबके। ये 2 है और ये 1/cos² को डायरेक्ट sec² लिखो ना, काम हटाओ ना इसको। ये लो साहब, आप डायरेक्ट देखना, आई लगाना मस्त। मैंने बोला 5 पढ़ा था गुणा में, कोस से क्या होता है, साइन होता है। कौन इंटीग्रल याद करो, ये तो आपको अवकलन समाकलन सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है, याद होगा तभी काम चलेगा। माइनस साइन है, साइन का माइनस कोस होता है, ये अभी मैंने बोर्ड पे लिख के भी बताया था आपको, और आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो 2 है, sec² का इंटीग्रल 10 होता है। यानी आप सोचो कि sec² किसका डेरिवेटिव होता है, किसका अवकलज होता है, 10 का होता है, सीधी सी बात है। ये सोचो माइनस साइन किसका होता है, माइनस साइन है वो किसका होता है, माइनस कोस का होता है, ठीक है। बस कोस किसका होता है, साइन का होता है, और प्लस सी यहां आना ही है। बस इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो आप 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस। और ऐसे मैं आप चाहूंगा सब स्टूडेंट से कि हर इंटीग्रल के रिजल्ट को ऐसे एक बॉक्स में, आयताकार बॉक्स में जरूर से बंद करें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंप्रेसिव काम होगा आपका। ये सेकंड नंबर का हमारा डाउट था 9.1 का। अब देखिए इसके आगे वाला आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके आगे भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आप चाहो तो मैं थोड़ा सा फोर्थ नंबर डाउट है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है, इसलिए एक बार बताना चाहूंगा। आई इज इक्वल इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये ओके, और इंटू डी एक्स। लग रहा है ऐसे कैसे होगा, बहुत इजी है। इसको 1 कोस स्क्वायर, इसको 1 साइन स्क्वायर हम लिख देंगे। 1 तो बन जाएगा 1/कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये जो 1 है ना, यहाँ आगे जो बढ़िया लिखता हूँ, ये जो 1 है ना, इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। और इसके नीचे जो पड़ा था साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, वो मैं पहले से वापस लिख देता हूँ। ओके, इतना काम हो गया। अब ये ऊपर अंश के दो पद है, जब तक प्लस माइनस नहीं आता पद अलग अलग या सेपरेट नहीं माने जाते। ऊपर दो पद है, नीचे एक ही पद है, तो अंश के जितने पद होते हैं हर प्रत्येक पद के नीचे बारी बारी से लिखा जाता है। यानी ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स पहले इसके नीचे आएगा, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 कोस स्क्वायर है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर। क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। कौन बन जाएगा? 1 कोस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स। और इसको मैं डायरेक्टली अलग कर देता हूं। फिर इसके नीचे जाएगा तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, 1 साइन स्क्वायर बनता है कोस स्क्वायर। देखो कितना अच्छा जादू है, कितना अच्छा मिल गया। देखना स्टूडेंट्स, अभी इनटू में पढ़े थे उनको प्लस में चेंज कर दिया। अब टेन स्क्वायर किसका अवकलज होता है, सॉरी सेक स्क्वायर किसका अवकलज होता है? 10 का होता है। तो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 10x आएगा। क्या आएगा? i इज इक्वल, यहां आएगा 10x, और कायदे से एक बार इंटीग्रल में एक कांस्टेंट निकल कर आता है, प्लस ये होता है माइनस कोट, कोसेक माइनस कोट का होता है, दूसरी बार में दूसरा कांस्टेंट निकल गया। तो c1 और c2 को हम प्लस करके जब लास्ट में ये लिखते हैं आंसर, तो एक बार ही हम कांस्टेंट लिख दिया करते हैं, बार बार दोनों को अलग अलग न लिखकर हमने c1 और c2 को किसमें डाल दिया? c में डाल दिया। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 4 9.1, समाकलन चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। इसका पांचवा आराम से हो जाएगा। कोष्टक खोल ले। सबसे पहला काम क्या करें? गुणा में, भाग में, पावर में, घात में, कोष्टक में जितने भी है सबको हल करके सिंगल 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 एक एक पद बना लो, और फिर आराम से इंटीग्रल करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 6th आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7th भी आराम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पड़ा है वो ऊपर आराम से एक जोड़ो और एक घटाओ। ये हिंट भी लिख लेना, आप चाहो तो पेन से लिखा करो और हिंट लिख लिया करो अपने सवाल के पास, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं आए। मैं सवाल संख्या 7 की बात कर रहा हूँ। अंश में एक जोड़ना और एक घटाना ऐसे पढ़ा है, लिख के बता दो एक बार। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं इसमें एक जोड़ूंगा और एक घटा दूंगा। फिर ये हर है वो अंश के दो भाग हो गए, एक तो ये रखूंगा और एक दूसरा ये रखूंगा। एक बार इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो क्या बन गया? एक बन गया। एक बार उसमें लगाऊंगा तो ये बन गया। ओके, दोनों का इंटीग्रल करूंगा तो यहाँ पर इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स आ गया, और माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अभी बताकर गया हूं 1 किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का होता है। और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? टेन इनवर्स का होता है। प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आप याद करोगे तो आपको फटाक से इंटीग्रल करना आएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं होगी। तो ये सवाल संख्या मैंने 7 के लिए हिंट दिया है, अंश में एक जोड़ना और एक घटाना। 8वें में ऊपर है अपने पास में कोस स्क्वायर है, 8वें के अंश में पड़ा है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि कोस स्क्वायर पड़ा है, ये हमारा कॉमन सेंस है, हमारा मैथमेटिकल पोर्शन, हमारा कैलकुलेशन पावर कितना सॉलिड है उस पर डिपेंड करता है कि हम सवाल को कितना जल्दी कर पाएंगे। ये कोस स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस साइन है, बहुत इजी है, जरा देखना, ये याद रखना जो भी मैं थीम यूज कर रहा हूं। इस कोस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते? नीचे 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी पड़ा है, ऊपर वाले की इसके ऊपर 2 पावर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। नीचे क्या पड़ा है? 1 प्लस साइन एक्स पड़ा है,
ये cos x से कट गया और ये 1 माइनस साइन एक्स इसका रिजल्ट आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक का क्या होता है x और माइनस साइन क्या हो जाएगा इसका, माइनस साइन क्या हो जाएगा इसका, कोस हो जाएगा। समझ में आ गई थी। हमें कॉमन सेंस यूज करना, बहुत जल्दी काम होगा। ये सवाल संख्या 8 पे का हिंट है कि क्या करना है वो इसमें देखें वीडियो में। और सवाल की जहाँ सवाल पढ़ा किताब में उसके बगल में आप लिख भी सकते हैं हिंट के तौर पे पेंसिल से छोटे छोटे अक्षरों में, ताकि आप जब भी पढ़ो बार बार किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे होगा, हिंट देगा तुरंत समझ में आया, आगे बढ़ गए। आगे देखिए सवाल संख्या में बात करता हूँ। नो में भी कोष्टक खोलना, प्रत्येक पद को अलग अलग लिखना, आराम से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू 10x। सेक स्क्वायर तो 10 का होता है और सेक एक्स इंटू 10x। आप देखिए स्टूडेंट्स जो 9th है वो आराम से हो जाएगा। और 10th साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। तो इंटीग्रल π/2 इंटू dx, तो π/2 तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और dx यानी 1 इंटू dx मानते हैं। dx का मीनिंग होता है 1 इंटू dx और 1 का इंटीग्रल x होता है, प्लस या नहीं। फिर 10th की बात करें तो 10th भी आराम से आपको हो जाएगा। आप उस 10th में भी क्या करेंगे, हिंट लिख लें। 10th हो गया, 11th की बात कर रहा हूँ। अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, आराम से काम हो जाएगा। 12th है वो 10 स्क्वायर है। अब याद रखना मैं कुछ बात कर रहा हूँ, 10 स्क्वायर, कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रल कभी नहीं होता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है, याद रखना हमेशा। तो क्या करेंगे मैं बता दूं आपको। 10 स्क्वायर, सवाल संख्या चल रही है 12 सॉरी 10 स्क्वायर एक्स है, इसको आप पहले लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और यदि 10 स्क्वायर यहां पर होता कोट स्क्वायर तो कोस स्क्वायर माइनस 1, यस और नो। यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और फिर कोस को फिर कन्वर्ट करते, यानी साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस कोस बाई 2 और कोस स्क्वायर है 1 प्लस कोस बाई 2 में हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो अब आगे सेक स्क्वायर 10 होता ही है और एक का करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस c। अब आगे देखिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। 13 में कोट स्क्वायर है तो यहां पर कोस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कोस एक्स स्क्वायर का माइनस कोट होता है 1 का x हो जाएगा, प्लस 3 आना ही। और 14th नंबर का आप देखिए क्या आना है। 14th में अपने पास है इंटीग्रल dx बाई रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ऐसा है। मैं इसके अंश और हर को इसके अपोजिट साइन से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखना क्या आता है। i इज इक्वल इंटीग्रल, मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, नीचे आएगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ये तो पढ़ा ही था। इसके इंटू में मैंने लिख दिया रूट 1 प्लस एक्स और माइनस रूट एक्स, यानी जो हर में था ना उसके अपोजिट साइन से मैंने ऊपर नीचे इंटू कर दिया, इंटू में dx आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ऊपर वाला पार्ट एज इट पड़ा रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होना फिलहाल। और इसकी बात करेंगे तो ये एक बार प्लस में देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करूंगा तो दोनों का रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा। और इंटू dx पढ़ा है, x x कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड में इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो बचा इंटीग्रल रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये रूट का मीनिंग होता है हाफ पावर, रूट का मीनिंग होता है स्टूडेंट हाफ पावर। 1 प्लस एक्स रेस टू हाफ हो गया इंटू डी एक्स, प्लस ये हो गया एक्स रेस टू हाफ इंटू डी एक्स। जब अभी मैंने कहा इंटीग्रल करोगे तो जितनी इसके ऊपर पावर है उसमें एक पावर प्लस हो जाएगी, यानी आधी थी तो 1.5 डेढ़ हो जाएगी, और जो पावर प्लस होने पे जो डिजिट बनी पावर में वो भाग में चली जाती है। यहाँ पर भी 3
बाई 2 1.5 हो जाएगी और 3/2 नीचे आ गया प्लस सी हो गया। इसका रिजल्ट जब हम देखेंगे तो 2/3 ये सब याद रहने चाहिए फटाफट से। जब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको फिंगर टिप्स हो जाएंगी कि सब इसका क्या तो इंटीग्रल होता है और क्या डेरिवेटिव होता है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टूडेंट्स हमारा सवाल संख्या हो गया 14। तो आप ढंग से देखें, समझें, हल करें। सूत्र मैं पहले फिर से कहूँगा कि 11th क्लास का 3rd चैप्टर, 12th क्लास का 2nd, 12th क्लास का 7th, ये चैप्टर आपको 101% तैयार करने, उसके बाद आपको इंटीग्रल बहुत अच्छी तरह से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।